जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है सबका। और आज हम लोग लेके आए आपके लिए हमारे SBTS टेस्ट पेपर नंबर 13 का सॉल्यूशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस करूंगा और इसके बाद विजय सर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज के पेपर के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा है विद हाई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ सेल आप जानते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वैसे वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। अब प्राइमरी सेल हमारा क्या है कि ये नॉन रिचार्जेबल सेल होता है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो होता है। सेकेंडरी सेल जो होता है वो रिचार्जेबल होता है, यानी उसकी एक निश्चित सीमा है, आपका 1 दिन 2 दिन 10 दिन चलेगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा प्रोसेस, और फिर आप उसको दोबारा चार्ज करोगे। लेकिन फ्यूल सेल में जितना आप फ्यूल डालते रहोगे ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, हाई एफिशिएंसी से करंट प्रोड्यूस करेगा। तो निकिल कैडमियम सेल हमारा है आपका सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल हमारा है सेकेंडरी सेल, और हमारा मरकरी सेल भी है सेकेंडरी सेल, और फ्यूल सेल हमारा है फ्यूल सेल। दैट मीन्स इसी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन में PYQ से लिया गया है। ये हमारे पास डेबे हकलॉन सगर इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सी बात सही है? वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आपके ये इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज रेशियो पे डिपेंड करती है, और ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। तो अभी यहाँ पर देखो लिखा वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सही है। टेम्परेचर होता तो भी सही होता, और इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज का रेशियो होता तो भी सही होता, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज सेम फॉर बोथ BaCl2 MgSO4, ये गलत हो गया। असल में क्या होता है कि जैसे ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा NaCl, तो NaCl में Na पे +1 चार्ज आएगा और Cl पे -1 चार्ज आएगा, तो चार्ज के अकॉर्डिंग इसको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब जैसे मान लो हमारा BaCl2 है, तो BaCl2 में Ba पे 2+ आएगा और Cl पे -1 आएगा, तो इसको हम लोग 2:1 का इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये NaCl और BaCl2 का A वैल्यू अलग अलग होगा। जो भी 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका चार्ज रेशियो सेम आएगा तो वो उनका A सेम होगा। अब MgSO4 का अगर हम लोग बात करें तो MgSO4 आयनाइज होता है Mg2+ में, SO4 2- में, तो ये बेटा 2:2 है। अब 2:2 2:1 से अलग होता है, इसका A कह रहा है सेम होगा, तो ये बात गलत होगी। सेम तब होगा जैसे NaCl और KCl अगर हमारा होता तो K + Cl-, तो ये भी 1:1 हो जाता, तो इनका A वैल्यू सेम हो सकता था। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज सेम फॉर BaCl2 AlOH होल थ्राइस, नहीं, ये Ba पे 2+ आएगा, Cl पे 1 आएगा, Al पे 3+ आएगा, OH पे 1 आएगा, तो ये 2:1 है, ये 3:1 है। सो हमारा जो सही ऑप्शन मिल रहा है वो केवल सेकेंड मिल रहा, 47 का सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट इक्वेशन इज, अब ये इक्वेशन में ये हमारा कोहलर लॉ का एक एक्सपेरिमेंट है, एक इक्वेशन है, एप्लीकेशन है बल्कि कह सकते हो। और कोहलर लॉ में ये होता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका तुमको इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो एक्सपेरिमेंटल
प्रोसेस डिफिकल्ट है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिनकी रिएक्शन से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाए, और उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से वीक की निकाल लेंगे। और इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये CH3COOH है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके लिए इसमें मुझे CH3COH की लैम्डा m निकालनी है। तो मैं यहाँ पर ये किन किन आयन से मिलकर बना हुआ है उनको देखूंगा, ये किन आयन से मिलकर बना हुआ है उनको देखूंगा। तो ये CH3COO माइनस से और H प्लस से मिलकर बना हुआ। अगर मैं CH3CO माइनस का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONa ले लूं और H प्लस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ले लूं तो ये यहाँ पर मिल जाएगा NaCl। अब इसका रूल ये होता है कि इन दोनों की लैम्डा m का सम इन दोनों के लैम्डा m के सम के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की टोटल लैम्डा m नॉट बराबर होती है प्रोडक्ट की टोटल लैम्डा m नॉट। इसी आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट ये किया गया कि हमको ऐसे इक्वेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई नहीं दिया गया, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए गए, पर मुझे देखना कि किसका इक्वेशन सही बन जाएगा। तो चलो मैं इसको करता हूं, कैसे करूंगा देखता हूं। अब इसको करने के लिए हमने पहले ये वाले ऑप्शन को लिया, इसमें देखो यहां माइनस है तो उस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो ये हम लोग ने लिख लिया लैम्डा NaBr प्लस लैम्डा नॉट KBr इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो लैम्डा नॉट NaCl प्लस लैम्डा नॉट इधर से कौन ले आए KBr। लो भाई दोनों तरफ KBr आ गया तो कोई सेंस ही नहीं बनता, दोनों तरफ KBr आ गया तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब KBr से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लैम्डा नॉट NaBr लैम्डा नॉट NaCl के बराबर हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिए यहां पर दोनों तरफ NaCl था तो ये भी सही नहीं हो सकता। इसमें देखिए यहां पर हमारा KBr है, NaBr है, KCl है, HBr है, तो ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम HBr को इधर ले आते हैं तो ये KBr प्लस HBr बना क्या रहा है KCl प्लस NaBr। अरे वाह, यहां पर Cl है ही नहीं और यहां रिएक्शन में Cl दिखा दिया, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मुझे लग रहा है ये वाला होना चाहिए। तो कैसे बना के देखते हैं? बना के देखते हैं भाई, ये NaBr प्लस ये वाले KCl को इधर ले आओ, KCl, दिस गिव्स NaCl प्लस KBr। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, आयन एक्सचेंज हो गए, Na ने Cl को ले लिया और K ने Br को ले लिया। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब इस रिएक्शन में इन दोनों का लैम्डा m नॉट बराबर होगा इन दोनों के लैम्डा m नॉट के। सो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, सेकेंड वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्टैंडर्ड EMF इन्वॉल्विंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई 3 मोल्स दे दिया तो n इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन n होता है। इन द रिडॉक्स रिएक्शन इज 0.59, E नॉट मुझे दे दिया गया है 0.59। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन या सेल के मुझे निकालना है। सब बच्चा लोग इसका रिलेशन जानते हैं, log के इक्वल टू होता है NE नॉट 0.0591। वैसे भी यहां पर इन्होंने 0.59 अच्छा ये दिया हुआ,
तो ये तो मुझे अपने आप लाना होगा इक्वेशन से 0.0591 या 0.059। अब वैल्यू पुटअप करने का समय आया, तो वैल्यू पुटअप किया, log k इक्वल टू n की जगह पर 3 इंटू 0.59 अपॉन 0.059 सॉल्व करो भाई। तो कितना कर लें, एक जीरो यहां बढ़ा लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं, तो 59,590 सॉल्व कर लो, 30 आ गया, 30.00 कर लिया। अब एंटी लॉग लेने का समय आया, तो k इक्वल टू एंटी लॉग 30.00। जैसा कि आप जानते हैं एंटी लॉग में जो डेसिमल के पहले नंबर लिखा रहता है वो 10 टू दी पावर हो जाता है, तो ये 10 टू दी पावर हो गया। और डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा रहता है वो log 1 से लेके log 9.9 के बीच की कोई वैल्यू होती है, तो log 1 बराबर 0 होता है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 30 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में आपको मालूम है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली हम लोग यूज करते हैं, जैसे HCl H2SO4 HNO3 है, इनके पोटेशियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, KCl K2SO4 KNO3, इवन अमोनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन KCl K2SO4 और KNO3 ये बहुत फेमस है, और ये लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों होते हैं, तो इसके दो रीजन है। पहला तो ये इनर्ट नेचर के होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सेल रिएक्शन में ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट बेस में लिए हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा रीजन ये है कि ये लोग जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होने देते हैं। जंक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, जब दो आयंस डिफरेंट स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर दो आयन सेम स्पीड से क्रॉस आउट करें तो जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होता। KNO3 की खास बात है K प्लस की वेलोसिटी और NO3 माइनस की वेलोसिटी सेम होती है, इस वजह से जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होता। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KNO3 या K2SO4 या KCl जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं करने देते हैं, बिकॉज इनके कैटायन और एनायन की वेलोसिटी सेम होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ K एंड NO3 आर नियरली इक्वल। यहाँ पे NO3 का ग्रेटर दिखाया, यहाँ K का ग्रेटर दिखाया, सॉलिबिलिटी दिखाई है, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलिए, मुझे कह रहा है कि what is the effect of increasing pressure of hydrogen gas taken on EMF of standard hydrogen electrode। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो EMF E है वो ऐसे निकलेगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 N log और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये तो देखो नस्ट इक्वेशन है। तो अब नस्ट इक्वेशन में मुझसे H प्लस ऑब्लिक H2, क्योंकि मुझे पता है नहीं कि कौन सा मुझे EMF लेना है, तो EMF मैं लूंगा रिडक्शन पोटेंशियल का। तो यहां पर मैंने कंसीडर अदर फिजिकल क्वांटिटी टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो मेरा देखो 0 हो गया, माइनस 0.0591 रिएक्शन मैंने ये बना ली है, 2H प्लस कन्वर्ट इन H2 गैस और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है मेरी। तो यहां पर 2 का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है लॉग, और प्रोडक्ट में आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन यहां पर H प्लस की पावर 2। अब वो मुझे प्रेशर को इंक्रीज करने को बोल रहा, तो देखो भैया ये प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स EH प्लस H2 घटेगा।
निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो EH प्लस H2 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजेस। तो ये देखो हाइड्रोजन गैस के E के लिए बात कर रहा। अगर ये हमसे कहता कि ये हमसे पूछता कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो वो तो 0 होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अनइफेक्टेड हो जाता। ये पूछ रहा हमारे लिए EMF के लिए, तो ये यहाँ पर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो E रिडक्शन इक्वल टू होता है -0.0591 इंटू PH। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ। E रिडक्शन किसका, H प्लस का ऑब्लिक H2 में, 0.0591 माइनस का इंटू PH है 5.0591 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 29, 0.2955 माइनस का। भाई देख लो कोई ऑप्शन ऐसा है, 0.295 माइनस का सेकेंड, तो 52 का मेरा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 52 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ जा रहे हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपने बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, जब मुझसे रिड्यूसिंग पावर स्ट्रेंथ पूछता है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E नॉट रिडक्शन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कम बोले तो निगेटिव में वैल्यू ज्यादा, तो भैया यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू Y की सबसे ज्यादा है, तो Y की वैल्यू ओवरऑल सबसे कम है, तो Y स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद हमारा Z आएगा और इसके बाद हमारा X आएगा, तो YZX फर्स्ट ऑप्शन। तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन हमने सही कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ये रिएक्शन दी गई है, H2 का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्यूप्रिक का हो रहा है रिडक्शन। तो ये भाई देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रही है, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो हाइड्रोजन का एनोड बना है और कॉपर 2+ से कॉपर में रिडक्शन हो रहा, तो ये कैथोड बना है, ये कैथोड बना हुआ है। तो H2 इज कैथोड गलत, ऑक्सीडेशन अकर्स एट कॉपर गलत, रिडक्शन अकर्स एट हाइड्रोजन गलत, H2 इज एनोड, कॉपर इज कैथोड सही, फोर्थ ऑप्शन। रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, चलो लिखते जाते हैं भाई। मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोलर और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इसका K स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी 1.4 साइमन्स मीटर इनवर्स है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन ले लिया। मोलैरिटी इक्वल टू 0.5 m, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन of the same electrolyte is 280, R 280 है। The molar conductivity of 0.5 molar solution electrolyte, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो भैया इसमें क्या हुआ कि एक कंटेनर में पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने कंडक्टिविटी निकाल ली, फिर हमने इस सॉल्यूशन को हटा लिया कंटेनर में और ये वाला 0.5 मोलर भर दिया।
इसका सेंस ये है कि कंटेनर सेम है। अब कंटेनर सेम है तो उसका L/A सेम होगा, तो इसका L/A निकाल लो और इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, K इक्वल टू होता है 1/R इंटू L/A। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग L/A निकाल लेते हैं, L/A निकाल लेते हैं। L/A हमने निकाला इसमें K इंटू R के रूप में। K मुझे दिया गया 1.4 और R दिया गया है 50, और ये किस L/A आया किस में, ये आ गया मीटर इनवर्स में। अब ये L/A वहां यूज करना, तो वहां पे मुझे क्या निकालना है, वहां मुझे निकालना है लेमडा m, और लेमडा m भी किस यूनिट में निकालना है, MKSA में निकालना है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेमडा m इक्वल टू 1/R इंटू L/A इंटू 1/1000 इंटू मोलैरिटी। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में 1000 ऊपर रख देंगे। देखो अगर CGS में चल रहा होता और ये यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालना होता, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना होता, तो हम लोग 1000 को ऊपर और मोलैरिटी को नीचे करते। लेकिन क्योंकि ये SI यूनिट या MKSA में चल रहा है तो 1000 को नीचे लाना होगा। अब सब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यूज में देखो रेजिस्टेंस इसका रखोगे 1/280 इंटू L/A यहां से रखोगे 1.4 इंटू 50, उसके बाद L/A रख दिया, 1000 रख दिया नीचे, और मोलैरिटी इसकी रखोगे 0.5। तो चलते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग ने यहां पर डेसिमल को हटाया, एक 0 को बढ़ाया, तो ये 5 का 100 टाइम्स आ गया। ये 100 यहां से 2 0 कैंसिल हो गए। अब हम लोग क्या करें इसको, अगर हम लोग एक 0 यहां से हटा दें, 14/28 कर दें, और नीचे हम लोग कर दें 10⁴, और ये 1 कर लें, तो ये 0.5 10⁴ आ जाएगा, 2 ये और 3 आ जाएगा, सॉरी। एक 0 यहां से ले आए, एक 0 यहां से ले आए, एक 0 यहां से ले आए, 10⁻3, और 10⁻2 ऊपर है ये, तो 10⁻2 को हम लोग कर ले रहे हैं 2 और 50, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाना चाहिए, 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाना चाहिए। तो देखिए 5 इंटू 10⁻2 10⁻3 कैलकुलेट कर ले रहे हैं भाई, -4 आना चाहिए ना। सीधा सीधा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 10⁻⁻4 मुझे लग रहा आना चाहिए। तो हम लोग ने पहले लिया था 1.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 280 और डिवाइडेड बाय 0.5, और ये आ गया 10⁻⁻4, ठीक। 5 इंटू 10⁻⁻4 सॉल्व कर लीजिएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहा, 5 इंटू 10⁻⁻4 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहा। ऐसे इसको निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं।
ये मुझे इनफिनाइट डाइल्यूशन पे 2 मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी मांग रहा है। तो पहला काम करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन और 2Cl माइनस आयन में ब्रेक हो रहा है। अब लगाएंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन आएगा लैम्डा नॉट CaCl2, m को निकालना है तो 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 1 है, लैम्डा नॉट m ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन इस तरीके से, कोल्डस्ट लॉ की बेस्ड इक्वेशन है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता तो फिर आपको यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई करना होगा। तो m ऑफ कैल्शियम कितनी दी हुई है 119, तो 119 ले लिया। 2 इंटू ये कितनी दी गई है 76.3। तो चलो अब टाइम नहीं लगाएंगे, वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते थे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं। 76.3 इंटू 2 और 152.6 ये आ रहा प्लस 119, तो 271.6 आ जाएगा। तो 271.6 कोई ऑप्शन देखो मैच कर रहा, फोर्थ वाला मैच कर रहा, तो आपका 56 का फोर्थ सही हो जाएगा, 56 का फोर्थ सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास 2 आयरन के हाफ सेल का पोटेंशियल दिए हुए हैं और एक हमें हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग जो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है उनको लिख लेते हैं। Fe3+ दिखा रहा है, Fe2+ दिखा रहा है और Fe दिखा रहा है। हम लोग Fe3+ से Fe2+ में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया है, इसका पोटेंशियल मुझसे पूछा है। 2+ से Fe का दिया है, Fe3+ से Fe का भी दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, मान लो ये कन्वर्जन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो डेल्टा G है, यहाँ पर डेल्टा G1 है, नॉट भी कर सकते हो, यहाँ डेल्टा G02 है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये मालूम है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है। तो अभी मुझे यहाँ पर डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा G01 डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 करना है। अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर NFE0 आ जाएगा, यहाँ NFE0 आ जाएगा, यहाँ NFE0 आ जाएगा, तो हम लोग F को कॉमन करके, क्योंकि F कांस्टेंट है, कैंसिल कर देंगे दोनों साइड। तो मेरा NE0 बचेगा। चलो लिख लेते हैं। N मीन्स है टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन या चेंज इन चार्ज। तो देखो सबसे पहले डेल्टा G0 के लिए यहाँ N क्या होगा, 3 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 0 E0 फेरिक ऑब्लिक आयरन बराबर, फिर डेल्टा G1 की जगह पे 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, चार्ज का डिफरेंस, और E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस प्लस, अब यहां पर जाएंगे 2 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, चार्ज का डिफरेंस, 2 माइनस 0 E0 फेरस ऑब्लिक आयरन, ये रिलेशन आ गया। अब वैल्यू पुटअप करने का समय आया, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू फेरिक से आयरन का वैल्यू देखो यहां मैंने सर्कल कर रखा पहले से ही, क्या है -0.036 और यहां पे 3 में से 2 गया 1 इंटू E0 फेरिक से फेरस का निकालना है, फेरिक से फेरस का निकालना है,
प्लस 2 में से 0 गया 2 मल्टीप्लाई बाय फेरस का आयरन में माइनस 0.439 है, तो माइनस 0.439 अब सॉल्व करने का समय इसको आया, तो सॉल्व करने में 3 6 जा 18, ये 1 आया, 3 3 जा 9 10, माइनस 0.108 आया, और ये भी माइनस वैल्यू होगी, तो जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 and 7, 2 4 जा 8 और 0.878 आ गया, इक्वल टू E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 0.770, और वो भी पॉजिटिव का आंसर आएगा, तो 0.770, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर गया। तो देख लीजिए इस तरीके से इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो भाई अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A, तो L/A इक्वल टू हो जाएगा K इंटू आर के, और L/A सेल कांस्टेंट होता है, लेकिन वो इनकरेक्ट मांग रहा है, ये तो करेक्ट हो गया। सेल कांस्टेंट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, लो भैया यही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सेल कांस्टेंट L/A है, L अगर सेंटीमीटर में है तो A सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो L/A की जो यूनिट है वो हमारी सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, और वो ये कह रहा है कि यूनिट लेस है, तो गलत हो गया। सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, ये बात भी सही है। वैसे फॉर्मूला अगर देखो तो फॉर्मूला में सेल कांस्टेंट बराबर K इंटू आर है, और K कंडक्टिविटी है, तो लग रहा है कि ये K पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन K जितना बढ़ेगा R उतना घटेगा, तो ये इनका प्रोडक्ट है, और जो K इंटू आर होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, K इंटू आर कांस्टेंट वैल्यू है, तो K अगर बढ़ रहा है तो R उसी समय घट रहा है, तो ये कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ाने में भी घटेगा नहीं ना बढ़ेगा, बिकॉज ये R उसी समय घट जाएगा। इसलिए अब ये सेल कांस्टेंट तो सेल की लेंथ ब्रेथ हाइट पे डिपेंड करता, अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया उस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए ये वाली बात भी सही है, मुझे इनकरेक्ट बताना था। सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ सेल, किसी एक विशेष सेल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सेम रहेगी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते समय, तो ये भी सही बात है। तो सही 3 है हमारे, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, लेकिन मुझे ऑप्शन में इनकरेक्ट चाहिए था जो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कैथोड एंड एनोड आर निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। अब भैया पता कर लेते हैं, देखो ये हमारा पहले बना लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इसमें ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड होता है, और ये निगेटिवली चार्ज होता है, और ये कैथोड होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये ऐसे हम लोग ने बना लिया, ये 2 सेल में बना सकते थे, इसको इस तरीके से बना सकते थे, ऐसे बना लो। तो ये मेरा एनोड है और ये कैथोड है जो प्लस है, ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और इस पर ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है, और ये हमारा कैथोड, ये एनोड है लेकिन ये पॉजिटिव है, और ये कैथोड है ये निगेटिव है, साइन बदला हुआ है।
तो अब जरा अब पढ़ लेते हैं। कैथोड एंड एनोड आर निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक पहले लिखा तो कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है भाई, और एनोड भी निगेटिव टर्मिनल है। गैल्वेनिक, ये गैल्वेनिक है, गैल्वेनिक, और ये इलेक्ट्रोलिटिक है। तो ये फर्स्ट ही मुझे तो सही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल इन बोथ, तो ये बात गलत हो गई। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन बोथ, ये भी गलत हो गया। तो ऐसे भी हमें मालूम है अपोजिट साइन होते हैं, तो बोथ में अगर सेम साइन बोल रहा तो गलत हो रहा। ऑल ऑफ दीज, तो 59 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 60 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन, एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये थियोरेटिकल बात है, हम लोग को पता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर्मूला होता है W इक्वल टू E इंटू आई टी अपॉन 96,500। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस में आपका करंट इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट वेट इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इक्विवेलेंट वेट से लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करेंगे। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, ये रिडक्शन की रिएक्शन लिख ली। अब हमसे कह रहा है कि निगेटिव चाहिए हमें, तो इसके लिए जरा सेल पोटेंशियल का इक्वेशन लिख लो। E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये E इक्वल टू E नॉट क्या होता है भाई, 0 होता, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट की जगह पे क्या H2 गैस है, गैस का प्रेशर रखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे क्या है, H प्लस एसिड है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन रखते हैं। अब मुझे कह रहा है कि इन चार स्थितियों में H प्लस भी दे दिया और प्रेशर ऑफ H2 भी दे दिया, यानी कि आपको वैल्यूज भरनी है और भरने के बाद ये डिसाइड करना है कि किसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो देखो एक सिंपल सी बात समझो कि ये जो PH2/H प्लस की पावर 2 है, अगर हम इनको सॉल्व करें और ये 1 आ जाए तो log 1 बराबर 0 होता, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, मान लो 1.5, 2, 3, तो log 2, log 3, log 1.5 पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ओवरऑल ये निगेटिव आएगी। और अगर ये आ जाए हमारी PH2H प्लस की पावर 2 1 से कम, तो निगेटिव वैल्यू लॉग लेने के बाद आएगी, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। आप कहेंगे सर क्या आप कहना चाह रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर PH2 अपॉन H प्लस की पावर 2 बराबर 1 आ जाता है तो E मेरा 0 आएगा, और अगर PH2 अपॉन H प्लस की पावर 2 मेरा 1 से ज्यादा आ जाए तो E मेरा निगेटिव आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं सारे ऑप्शन के PH2 अपॉन H प्लस की पावर 2 निकाल लूं, और ये हमारा रिएक्शन कोशिएंट Q है, तो मैं Q निकाल लेता हूं। तो Q निकालने के लिए मैंने यहां पे कर क्या लिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, सबको सॉल्व करूंगा मैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट में आइए देखिए, प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया गया 2 अपॉन H प्लस की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2
तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। दैट मीन्स ये 1 से कम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकेंड प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया गया 1 और H प्लस कितना दिया गया 2 इंटू 2 0.25। 1 से कम आ रहा, आंसर नहीं हो सकता, मुझे तो 1 से ज्यादा चाहिए। ऑप्शन थ्री प्रेशर ऑफ H2 1 अपॉन 1 इंटू 1 0, तो फिर भाई हमारा 1, तो हमारा जो E है वो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 अब होना चाहिए और कोई सहारा ही नहीं बचा। तो ऑप्शन 4 में प्रेशर कितना है 2 atm और H प्लस कितना 1 इंटू 1, दैट मीन्स 2 विच इज मोर देन 1। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता कि किन किन का E पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन सेकंड में पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन थर्ड में पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। ये एक रिएक्शन दी गई है और मुझे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इसका निकालना है। तो कोई बात नहीं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। अब यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट। डेल्टा G नॉट मुझे निकालना है, ठीक है, निकालूंगा डेल्टा G नॉट माइनस n हमारे पास कितना होगा, देखो यहाँ +3 से +2 हो रहा है तो 1 का चेंज हो रहा, 3 से 2 हो रहा, 1 का चेंज हो रहा, लेकिन मॉलिक्यूल कितने 2 हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में जो लॉस होगा वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का होगा और ये गेन भी 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो टोटल लॉस और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ कंसीडर करना। तो -2 फेराडे कांस्टेंट 96,500 जो कि दिया भी हुआ है और पोटेंशियल दिया गया है 0.24। अब भैया इसको हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, नहीं तो टाइम लगेगा और अगर कहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बिना कैलकुलेटर के करना चाहिए। ये आ रहा है हमारा 46,320 माइनस का 46,320 आ रहा, लेकिन ये आ रहा है मेरा जूल में। तो मैं ऑप्शन देखूंगा किस में दिए गए, किलो जूल में दिए गए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर आ जाएगा -46.32 किलो जूल, जो कि सेकंड ऑप्शन है मेरा, सेकंड ऑप्शन। तो 62 का हम लोग का सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना भी आना चाहिए, आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस galvanized iron but the reverse is not possible, it is due to। तो ये हमारा PYQ क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि जिंक आयरन के ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका पोटेंशियल मोर निगेटिव होता है। तो जिंक के ऊपर आयरन को चढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ाना आसान होगा। तो जिंक हैज हायर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, तो ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ द E नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा भाई देखो, हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट, अभी हमने पढ़ा है। अब मान लो कि ये जो E नॉट है ये हमारा निगेटिव वैल्यू -x रख रहा है, तो हमारे पास जो डेल्टा G नॉट आएगा वो +NFX हो जाएगा प्लस। और हम लोग को ये बात पता है कि डेल्टा G नॉट अब प्लस हो गया, तो डेल्टा G नॉट 0 से बड़ा होगा। डेल्टा G नॉट प्लस आ गया यानी 0 से बड़ा होगा। तो ये सर डेल्टा G नॉट हमारा 0 से बड़ा है किसमें,
यहाँ है, यहाँ है, दो ऑप्शन में है, तो फर्स्ट और सेकंड में एक हो सकता है। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू मैंने पढ़ा हुआ है माइनस RT-ln K, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.303 RT log K। अब सोचो डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव निकालना है तो यहां पर log K का वैल्यू निगेटिव चाहिए, निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और log K का वैल्यू निगेटिव तब आएगा जब K का वैल्यू 1 से कम आए, तो K हमारा 1 से कम आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 64 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ जाते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेमडा एम निकालना है। दिया क्या है मुझे दिया गया मोलैरिटी दी गई है 0.5 मोल 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुला हुआ, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के दी गई है। के कितनी दी गई है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और यहां पे मुझको जो लेमडा मांग रहा है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में मांग रहा है, यानी सीजीएस में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको उपयुक्त तो फॉर्मूला याद होगा, लेमडा एम इक्वल टू होता है के इंटू, अब की बार ऊपर 1000 आ जाएगा और नीचे मोलैरिटी आ जाएगी। पहले मैंने आपको MKSA में कराया था तो ये 1000 को नीचे ले आया था, अब की बार CGS में करा रहा हूं तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो K बोलो कितना है, K 5.76 इंटू 10⁻³ और 1000 को 10⁻³ कर ले रहे हैं, और मोलैरिटी को 0.5 कर ले रहे हैं। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, और ये हम लोग 57.6 कर लो इसको, और 5 से डिवाइड कर दो, तो 11 के आसपास आ जाएगा। 5 10 15, 11.52 सॉल्व करके देखना आना चाहिए। तो हमारा आंसर 65 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड 11.52 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन आर बोथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, तुम्हें याद है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हमारा होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पर हमारा ई सेल इंटेंसिव होगा और जी एक्सटेंसिव होगा। थर्ड ऑप्शन यहां पे सही होना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो ई है ये नस्ट इक्वेशन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सर ई नॉट तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अगर यहाँ ई नॉट होता तो ज्यादा सही था, ई नहीं लेना चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ई नॉट है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ई है वो नस्ट इक्वेशन में स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा। तो इसलिए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये ई को भी मानते हैं कि ये भी हमारा इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव नहीं है। अगर ये स्पेशली किसी कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा होता, रेशियो पर ना डिपेंड कर रहा होता, तो हम लोग फर्स्ट वाला कर लेते, ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन आर बोथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, कई जगह पे ई सेल को लोग एक्सटेंसिव मान लेते हैं क्योंकि वो नस्ट इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा। तो अभी हम लोग फिलहाल थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 90% केसेस में आप जहां जहां सर्च करेंगे तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो या सेल पोटेंशियल हो, उसको हम लोग मान रहे हैं इंटेंसिव,
और डेल्टा जी तो एक्सटेंसिव है, उसकी कोई कहने की बात ही नहीं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन के साथ गए हैं। 67 क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है, हमको मैच करना है। अब ये देखो, मुझे कितने फेराडे खर्च होंगे ये पता करना है। तो देखो पहली रिएक्शन है H2O कन्वर्ट इन O2। अच्छा देखो ये बात समझ लो कि नंबर ऑफ फेराडे बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट के। तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो आपको फेराडे मिल जाएगा, कितना फेराडे है। तो देखिए अब ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग मोल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर टोटल लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन होता है, या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पर देखो 1 मोल इसके दिए हुए हैं। अच्छा जिसका मोल देता है उसी का वैलेंसी फैक्टर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो इसका जो n होगा एक ऑक्सीजन के लिए 2 से 0 में 2 का चेंज आएगा, यानी इसको ऐसे कर सकते हो 0 - -2 बराबर 2। तो इसलिए यहाँ पे हमारा मोल है 1 और वैलेंसी फैक्टर है 2, तो 2 फेराडे खर्च होंगे। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ए का 2 फेराडे यानी सेकंड करूंगा। तो ए का सेकंड 2 जगह है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात और बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सर हम तो O2 से निकाल गए थे और O2 से यहाँ पे हमने जब वैलेंसी फैक्टर निकाला, ये हमें O2 का वैलेंसी फैक्टर 4 होता है याद था, n फैक्टर, और हम लोग ने ऐसे कर लिया, नीचे 2 लिखा है, 0 - -2 दैट मीन्स 4। और सर हम 4 फेराडे से देखा कोई आंसर नहीं, तो हम लोग कंफ्यूजन में आ गए। तो भाई बता देता हूं आपको कि जिसके मोल दिए हैं उसका वैलेंसी फैक्टर निकालना चाहिए था। अगर वो ये कह देता कि इफ 1 मोल ऑफ O2 प्रिपेयर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देन हाउ मच फेराडे रिक्वायर्ड, तो अगर 1 मोल O2 बना रहा होता, वाटर कितनी भी क्वांटिटी ले लो, और फेराडे पूछता, तो तुम फिर करते 1 × 4, फिर O2 का वैलेंसी फैक्टर लगाते, फिर 4 फेराडे चाहिए होते। बट वो 1 मोल ऑफ वाटर कह रहा है, तो वाटर का वैलेंसी फैक्टर निकालो। दोनों तरफ से आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ऐसी चूक नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो ये है कि आप अच्छा पढ़ें जिससे एग्जामिनेशन में आप चूक ना कर पाए। सभी पॉसिबिलिटी हम आपको बताते हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल फैक्ट भी होते हैं, जैसे E0 के बारे में आपको बताया, तो कंट्रोवर्शियल फैक्ट भी होते हैं। सब्जेक्ट साइंस एक ऐसी चीज़ है कि अलग अलग साइड पे अलग अलग चीज़ें दी होंगी, तो उसमें आपको कौन सी बात आंसर दिलाएगी, हम उस पर बात कर रहे हैं। उस आपको मार्क्स दिलाएगी सही आंसर के थ्रू। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn, तो अब फिर आ जाओ MnO4 माइनस से Mn2+। वैसे तो सबको याद है इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, फिर भी निकाल देता हूँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 7 - 2 5 आ जाएगा। तो अब 1 मोल ऑफ Mn 1 मोल और 5, तो 5 फेराडे खर्च होंगे, तो B का 4th सही हो जाएगा। तो B का 4th कर लिया। अब देखो भाई B का 4th कहाँ है, A का मुझे सेकंड चाहिए था और B का 4th ऑप्शन में है, तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। अगर हम लोग 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड बनाएं, कैल्शियम क्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कैल्शियम में 0 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 2 आया। तो मोल में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा। तो C का फर्स्ट मैच हो गया। 1 मोल ऑफ FeO इन Fe2O3, ये भैया +2 है, ये +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेंज 1 का रहा, तो 1 फेराडे खर्च होंगे, तो D का 3rd हो गया, D का 3rd हो गया। तो 4th ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो गया। क्या हो गया 68, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर solution of KCl is at 25 degree Celsius is 0.0210 ohm and the resistance of the cell containing the solution is 60 ohm।
द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट हमको निकालना है। तो वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट अभी हमने पढ़ा है, K इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी 1/r इंटू L/A, 1/r इंटू L/A। अब जरा देख लो क्या क्या मुझे दिया गया है। द कंडक्टिविटी दी गई है 0.0210 दी गई है कंडक्टिविटी, और मुझे रेजिस्टेंस दिया गया है 60, तो ये 1/60 हो जाएगा। L/A मुझे निकालना है सेल कांस्टेंट, तो सीधा सीधा L/A इक्वल टू होगा 0.0210 इंटू 60। तो कैलकुलेट कर लो भाई क्या आ रहा है। इजी कैलकुलेशन है, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। 0.021 इंटू 60 आ रहा है 1.26, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 1.26। तो देख लीजिए, इस तरीके से मेरे वाले पार्ट के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक, आप क्वेश्चन नंबर 69 to 90 तक विजय सर आपको डिस्कस करेंगे। मैंने अपना पूरा प्रयास किया बच्चों, जिससे आपकी हर जिज्ञासा का उत्तर मिल सके, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई बात मुझसे छूट गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट आपके साथ है हर तरह से, और आपके सिलेक्शन को लेके प्रतिबद्ध है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं कोई कमी रह गई हो, हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। तो चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69। नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है। ई नॉट सेल बेटा दिया है, क्या निकालना है? ई सेल। फॉर्मूला बेटा क्या होता है? ई सेल इक्वल टू बेटा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। तो देखो बेटा, केवल 3 वैल्यू रखनी है। ई नॉट सेल बेटा 3.17, 0.059 अपॉन n की वैल्यू बेटा 2, क्योंकि मैग्नीशियम की लेफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, राइट में +2। लॉग Q का फॉर्मूला देखो, mg डबल प्लस 0.13 अपॉन बेटा Ag प्लस का स्क्वायर 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक बेटा, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3.17, 0.059 को बेटा 0.06 मान लो बाई 2। देखो बेटा, ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हो log 1.3 इंटू ये 10 की पावर 8 हुआ, तो बेटा 10 की पावर 7 हो गया ये। ठीक है ना? इसको और सॉल्व करोगे तो बेटा 3.17, 0.06 बाई 2 बेटा 0.03 हो गया। ये बेटा हो गया, इसका लॉग हो जाएगा 10 की पावर 7 का बेटा 7 हो जाएगा। लॉग 1.3 बेटा 0.15 मान लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 2.96 वोल्ट। तो इसका आंसर बेटा थर्ड, 69 इज थर्ड। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, एनसीईआरटी की एज इट इज बेटा एग्जाम्पल है ये। अगला देखिए, ये भी बेटा एनसीईआरटी की एज इट इज एग्जाम्पल है। क्या पूछा है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा होता है K बराबर C अल्फा स्क्वायर। C देखो बेटा कितना दिया है, 1.028 इंटू 10 की पावर -3। अल्फा नहीं दिया बेटा। अल्फा कैसे निकालोगे? कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला बेटा 390 दिया हुआ है। ठीक है,
गिवन कंसंट्रेशन पे नहीं दिया तो गिवन कंसंट्रेशन पे बेटा इस फॉर्मूले से निकाल लो 1000 के अपॉन मोलैरिटी। तो 1000 के बेटा कितना दिया है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 है बेटा। डिवाइड मोलैरिटी बेटा 1.0828 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 + 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 6, ये बेटा आ जाएगा 0.495 अपॉन 1.028। लगभग ये बेटा मान के चलो ये आपका लगभग 50 के आसपास अप्रॉक्स मान ले रहा है। अगर नीचे वाला 1 मान ले, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा पावर का कुछ दिक्कत आई है। एक मिनट, ये 10 की पावर 6, ये 49.5 होगा। 49.5 अपॉन 1.028। ऑलमोस्ट बेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए 50 मान लें, हालांकि 49 से भी कम होगा। तो यहां पर बेटा हम 50 मान लें तो ये अप्रॉक्स बेटा देखो 1/8 हो जाएगा। अगर इसको 400 मान ले तो अप्रॉक्स कर रहा हूं तो ये 1/8 का बेटा यहाँ क्या कर दोगे स्क्वायर, तो ये हो गया 1.028 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 64। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये 10 की पावर -5 के ऑर्डर में आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर लो, 100 का मल्टीप्लाई कर लो, इसको ये लगभग ये एक मिनट 102.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100 नहीं अपॉन 64 कर लो। तो देखो ये 2 से बेटा कम है तो 70 का आंसर आ जाएगा 3rd। बहुत कैलकुलेटिव है लेकिन एनसीईआरटी की एज इट इज एग्जाम्पल है बेटा। फिर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ बेटा +2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। Kc बेटा क्या होता है NT log NE0 अपॉन 0.059। बेटा n की वैल्यू रख दो बेटा 2, E0 बेटा रख दो 0.46 अपॉन 0.059। इसको डिवाइड करके देखो NT log 15.6 आएगा। 2 पार्ट में बेटा तोड़ दो, 15 प्लस 0.6, 15 का एंटी लॉग बेटा 10 की पावर 15 प्लस का इंटू 0.6 का 4। तो देख लो बेटा अप्रॉक्स में कौन सा आंसर है 4 इंटू 10 की पावर 15, 71 का सेकेंड। आइए बेटा 73, हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। देखो बेटा ग्राम दिया हो, चार्ज निकालना हो, फैराडे फर्स्ट लॉ, सिंपल बेटा फार्मूला। W बेटा कितना 50, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है बेटा 9, Q निकालना है 96500, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लगभग बेटा 6 फैराडे के आसपास। 72 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम पर बेटा, देखो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G बेटा क्या होता है 0। डेल्टा G बराबर बेटा किसके होता है -NFE के। N बेटा 0 हो नहीं सकता, F 0 हो नहीं सकता, तो E सेल बेटा क्या होगा 0। तो देखो बेटा ये 0 होता है, ये 0 होता है, यानी दोनों
डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। तो 73 का करेक्ट आंसर 4। याद रखो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है बेटा, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। फिर देखिए इक्वेशन डेल्टा जी बराबर माइनस एफ एन ए पी, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड अपॉन एन। बिल्कुल सही है बेटा, एन जितना ज्यादा होगा फ्री एनर्जी चेंज उतनी ज्यादा। ई सेल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल कभी भी इलेक्ट्रोड की डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो बेटा ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। और डेल्टा जी बेटा क्या है, फ्री एनर्जी। एनर्जी सभी क्या होती है, एक्सटेंसिव। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा 100% करेक्ट है। तो 74 का बेटा 4। 75 देखो बेटा, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। पहली बात, सेल पोटेंशियल नहीं पूछना चाहिए, हाफ सेल बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा हाफ सेल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना चाहिए। अब देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो जब बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, ये मेंशन ना हो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो हमेशा बेटा रिडक्शन लीजिएगा। -0.059 pH। pH बेटा कितनी है, 10। आंसर बेटा क्या होगा, -0.59। 75 का सेकेंड। अगला देखिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। देखो बेटा, एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किस में जाएगा, Al में, ठीक है ना। तो देखो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 3 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बेटा 1 फैराडे, 3 मोल बेटा 3 फैराडे। और वैसे भी याद रखो, 3 वर्ड याद रखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। 1 ग्राम इक्वलेंट 1 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। 1 मोल के लिए बेटा n फैराडे, n बेटा क्या है, n फैक्टर। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर आयन। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, ये बेटा क्या होता है, E डिवाइड बाई एफ, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जेड बेटा क्या होता है, E डिवाइड बाई एफ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू। देखो बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, W बराबर Z इंटू क्यू, ठीक। तो अगर बेटा Q बराबर 1 कूलाम होगा तो W किसके बराबर होगा, Z के। तो किसी सब्सटेंस का Z उस मास के बराबर होता है जो 1 कूलाम से डिपॉजिट होता है। और 1 कूलाम का मतलब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए। 77 का बेटा थर्ड। 78 देखो बेटा, आपको ये एक इक्वेशन दी है, Q का फॉर्मूला बोलो, Zn डबल प्लस अपॉन Ni डबल प्लस। ये बेटा 2, ये बेटा 2, Zn क्या हुआ, Q कितना हुआ 1। नेक्स्ट इक्वेशन बोलो, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Q। Q की जगह क्या रखा 1, लॉग 1 बेटा क्या होता है 0.5105। 78 का बेटा 4। 79 E नॉट सेल बेटा पूछ रहा है, E नॉट सेल सबको निकालना होता होगा, इसका तो रटा होगा सबको। E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट का मतलब रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ बेटा कॉपर है,
लेकिन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिया था, रिडक्शन। लेफ्ट बेटा किसका, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। आंसर बेटा +1.1 वोल्ट। 79 का बेटा सेकंड, ये तो रटा होगा आप सबको। 80 मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, बिल्कुल सही है बेटा। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। वीक में बेटा आयन की वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए बढ़ता है, और सॉरी स्ट्रॉन्ग में आयन की वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए बढ़ता है। वीक में बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं, आयन की वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए बढ़ता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब बेटा 1 ml में आयन के कारण कंडक्टेंस, तो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन बेटा घट जाते हैं, कंडक्टेंस घट जाता है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस बेटा सही है ये। अब देखिए बेटा, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे कौन पहुंचेगा, Cu++H+। कौन रिड्यूस होगा, Cu++, कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर। एनोड पे बेटा कौन पहुंचेगा, OH- सल्फेट आयन। कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH-, क्या देगा बेटा, O2। तो एनोड पे O2 मिलेगा ना कि H2, ये बेटा गलत है। तो 80 का 4। फिर देखिए बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन बेटा दिया है, रिडक्शन क्या होगा, माइनस। सिल्वर का ऑक्सीडेशन दिया, रिडक्शन क्या होगा, माइनस। तो पहले तो बेटा इसका E0 सेल निकालते हैं, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट बेटा क्या है, सिल्वर। सिल्वर का हमको क्या रखना है, रिडक्शन। क्या दिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कर दिया। जिंक का क्या रखना है बेटा, रिडक्शन। दिया क्या है, ऑक्सीडेशन, माइनस कर दो, 1.56 वोल्ट आ गया। ये तो E0 हुआ। आपको बेटा क्या निकालना है, E सेल। तो बेटा E सेल क्या होगा, E0 सेल 1.56 माइनस 0.059, n की वैल्यू बेटा 2 लॉग। रिएक्शन देखो इसकी क्या होगी, Zn ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Zn डबल प्लस 2Ag। तो देखो Zn डबल प्लस बेटा कितना है, 0.25। Ag प्लस बेटा 0.1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो देखो ये 1.56 0.059 बाई 2। अभी देखो ये 25 हुआ, लॉग 25 की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर 2 log 5, 2 इंटू 0.7 1.4 होगा बेटा ये। तो देखो ये 1.56 माइनस 0.06 मान लो, इसको करोगे तो बेटा ये 0.7 हो गया। तो ये 1.56 माइनस 0.042, इसको घटाओ बेटा 1.56 0.042, 10 में 2 गया 8, 6 में 4 गया, 5 में 4 गया 1, 1.518 वोल्ट। कौन सा है बेटा, 81 का सेकेंड। A metal having negative standard potential when dipped in solution of its own ion has tendency to pass into solution, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, जैसे Zn है, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा माइनस होता है। इसका क्या मतलब है, Zn प्लस 2 Zn में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन Zn डबल प्लस में जाना पसंद करता है, यानी स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो देखो Zn डबल प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा, सही है। फिर मेटल अंडरगो रिडक्शन पोटेंशियल है, हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो देखो जिन मेटल के पास रिडक्शन पोटेंशियल बेटा माइनस होता है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा क्या होगा, प्लस। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस। तो जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना पॉजिटिव, उतनी आसानी से मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो 82 का रीजन बेटा बिल्कुल सही है। तो 82 का आंसर फर्स्ट, 82 का आंसर फर्स्ट।
फिर देखिए अगला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, देखो बेटा आपको अमाउंट दिया है, क्या पूछा है, टाइम, कुछ नहीं करना है, फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला लिखो, आंसर हो गया। W बेटा देखो यहां वॉल्यूम दिया है, तो जब वॉल्यूम दिया हो तो W अपॉन ई को बेटा किससे रिप्लेस कर लिया करो, V अपॉन, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, I इंटू टी अपॉन एफ। V बेटा कितना दिया है, 224। याद रखो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11,200। इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम, वॉल्यूम 22,400, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम का कितना हो गया, 11,200। आई बेटा कितना दिया है, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर -3। टी निकालना है बेटा, नीचे 96500, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 0 2 0 कैंसिल, ये बेटा 2 हो गया, ये बेटा 5 हो गया, ठीक है। तो 965 इंटू 500 कर दो, तो देखो कौन सा आ जाएगा, 83। तो ये आ जाएगा T इक्वल टू 965 10 की पावर 3 अपॉन 5। इतना आया, तो ये बेटा 1.93 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये आंसर 83 का सेकंड। केवल फार्मूले में वैल्यू रखनी होती है और कुछ नहीं। इसके लिए बेटा केवल आप जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन हो, ई सेल इनवर्सली बेटा क्यू, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले क्यू का फॉर्मूला लिखा करो। ईच सेल के लिए क्यू की वैल्यू निकालो, Q1 Zn डबल प्लस 1 Cu डबल प्लस 0.1, देखो ये बेटा 10, Q2 1 अपॉन 1 1, Q3 Zn डबल प्लस 0.1 अपॉन 10 सॉरी 1, ये बेटा आ गया 0.1। Q का ऑर्डर लिखो, सबसे बड़ा बेटा कौन है, Q1, फिर बेटा कौन है, Q2, फिर बेटा कौन है, Q3। EMF का ऑर्डर उल्टा, सबसे बड़ा E3, फिर बेटा E2, फिर बेटा E1। देख लो कौन सा आंसर है, E3 E2 E1। 84 का आंसर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले Q का फॉर्मूला लिखा करो, फिर ईच सेल के लिए Q निकालो। जो Q का ऑर्डर होगा उसका उल्टा बेटा क्या होगा, EMF का ऑर्डर। 84 का सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 85 का 4। 86 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, क्या पूछा है बेटा, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इक्वल टू बेटा क्या हुआ, R A अपॉन L। R देखो बेटा कितना दिया है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7। रेडियस बेटा कितना दिया है, सॉरी डायामीटर दिया हुआ है, कहाँ गया, 1 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा 1/2 का स्क्वायर हो गया। लेंथ बेटा कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 87.135 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम सेंटीमीटर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आपसे क्या पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1/87.13।
इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर -2 होगा। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया। A solution of copper sulfate is electrolyzed। सिंपल बेटा, आपको करंट दिया है, टाइम दिया है, मास पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर कोई इफ एंड बट नहीं। W बेटा पूछ रहा है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा, कॉपर। इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर 2, 31.75। आई बेटा कितना दिया है, 3 एम्पियर। टाइम बेटा 600 सेकेंड। एफ बेटा 96500। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। भाई 2 0 ये कैंसिल कर दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, ये तो सबको मालूम है बेटा, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसआरईपी। जिसका एसआरईपी सबसे कम, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। देखो सबसे कम बेटा ये वैल्यू है, ये किसका है, पोटेशियम। उसके बाद देखो ये है बेटा किसका, एल्यूमिनियम। उसके बाद देखो ये बेटा क्रोमियम, और सबसे कम बेटा कौन, सिल्वर। तो 88 का आंसर थर्ड। 89 देखो बेटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय हीट इनपुट। हीट इंजन ने हीट कितनी, देखो कोई हीट इंजन है, हाई टेम्परेचर, कोई भी बेटा जो हीट इंजन, फ्यूल सेल भी बेटा क्या है, एक हीट इंजन है जो हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हीट इंजन बेटा क्यू हीट लेता है, वर्क में किसमें, डब्ल्यू, और इसमें बेटा कितना कन्वर्ट फेंकता है, Q2 पे। तो वर्क डिवाइड बाय हीट इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। वर्क बेटा किसके बराबर होता है, फ्री एनर्जी। एफिशिएंसी क्या, Q क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन। और याद रखो, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बेटा सबसे ज्यादा होती है। तो 89 का बेटा आंसर क्या हुआ, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। 89 का सेकेंड। 89 का सेकेंड 90 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द डेनियल सेल। डेनियल सेल में बेटा या गैल्वेनिक सेल में कैथोड हाई पोटेंशियल पे यानी कॉपर हाई पोटेंशियल पे, एनोड Zn लो पोटेंशियल पे। करंट हमेशा किधर, कैथोड से एनोड। करंट बेटा किधर से उधर फ्लो करेगी, करंट आई बेटा किधर, कॉपर से Zn। तो इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा किधर से फ्लो करेगा, Zn टू कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू Zn गलत। करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर गलत। केटायन मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड बिल्कुल सही है। केटायन कॉपर की ओर जाते हैं, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, Cu में। ये रिएक्शन कहां पर होती है, कैथोड पे। इसीलिए डेनियल सेल जब वर्किंग में होता है तो कॉपर की रॉड को कॉपर का क्या होता है, गेन। जबकि एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। Zn किस में ऑक्सीडाइज होता है, Zn डबल प्लस। एनोड को Zn का क्या होता है, लॉस। कैथोड को कॉपर का क्या होता है, गेन। तो 90 का करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो SBTS टेस्ट है उसके 45 क्वेश्चन के केमिस्ट्री का डिस्कशन है। शुरुआत के क्वेश्चन बेटा संजीव सर ने कर दिया, बाकी हमने। और आशा करते हैं कि हम लोग दोनों लोगों के डिस्कशन से आपकी जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी वो बेटा आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।